ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर जिला। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कॉस्ट शीट का एक ऐसा प्रॉब्लम जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, नई नई चीज़ों को नोट डाउन जरूर कीजिए। और एक बात याद रखिए, अगर आपने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है इंट्रोडक्शन का और एक प्रॉब्लम मैंने कराया है वो नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में या कमेंट में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां से उसको जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपका अगर बेस स्ट्रांग होगा तो आप लोग को आगे करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आज के वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपका बेस स्ट्रांग होगा और आपका नॉलेज थोड़ा क्या होगा, एक्सपांड होगा। तो वीडियो को एकदम बोलते ना ध्यान से देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और जरूर याद रखिए कि हर एक क्वेश्चन का समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप लोग को वो पार्ट बोलते ना आता है, थोड़ा सा स्लो लग रहा है, तो आप उसको स्किप करके या 2x पे थोड़ा सा भगा के फिर उसको 1.5 या जैसा आपको देखना है देख सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हमारा मिशन भी स्टार्ट करते हैं, फ्री क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जैसा मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया था कि हम लोग का क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, पहले को अप्रोच क्या है, मतलब क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। तो स्टार्टिंग में लिखा है, फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विमुराज एंटरप्राइज द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड ऑन ईयर एंड 31 मार्च 2025। लास्ट में पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को क्या करने बोले हम लोग को पता होना चाहिए। फ्रॉम द अबव डिटेल्स प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग को ये देख के कॉस्ट शीट बनाना है और उसके वेरियस एलिमेंट्स को शो करना है। एलिमेंट्स मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, वर्क ओवरहेड्स, वर्क कॉस्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सबको अच्छे से शो करना है। कभी कभार क्वेश्चन में सबके नाम दे के बोलता है कि उसका अमाउंट बताओ, तो फिर कॉस्ट शीट बना लेगा और फिर उसके बाद नीचे सॉल्व करके मतलब उसको दिखा देना है कि भाई समझो एग्जाम्पल उसने बोला प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू कितना है वो आप लोग लिख के बता देने का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। चलिए अभी होता है पहले पढ़ने का काम, दूसरा काम होता है हम लोग का मार्किंग्स। तो मार्किंग के लिए हम लोगों ने आप लोग को बताया था कि एकदम सिंपल चीज याद रखने का कि हमेशा जब भी मार्किंग करेंगे तो आप लोग को कुछ कैटेगरीज है उसमें आप लोग को ध्यान देना है। जैसे मैं आप लोग को बताया था कि हमेशा जो एक्सपेंस होगा मेनली आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो 3 तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है आप लोग का, या तो डायरेक्ट मटेरियल होगा, या तो डायरेक्ट आपका वेजेस होगा, या डायरेक्ट लेबर बोल सकते हैं आप लोग, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। जो प्रोडक्ट के ऊपर लगता ही है या उसके बगैर प्रोडक्ट बन नहीं सकता है, वो चीज के बगैर या वो कंटेंट के बगैर, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराबर है। इसमें भी 3 तरह के होते हैं, वही है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हो सकता है। जैसे आप लोग बोल सकते हैं, हो सकता है पहले तो फैक्ट्री का, मतलब खर्चा तो फैक्ट्री का है लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली नहीं लगता है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क ओवरहेड्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग का ऑफिस के ओवरहेड्स, तो जिसको हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आ सकता है हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, तो इस तरह के आप लोग के कंटेंट चीजें आ सकती है। तो बस आप लोग को पढ़ते जाना है और इसमें कहां आएगा वो आप लोग को ढूंढते आना है। लॉजिकली एकदम सिंपल है, ध्यान देंगे तो आपको इजी लगेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मार्किंग करना। सब में पहले दिया आप लोग को कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी, बराबर है। तो कॉर्पोरेट मैनेजर की जो सैलरी होती है, सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट मतलब कहां पे बैठेगा, वो ऑफिस में बैठता है। तो ऑफिस मैनेजर की सैलरी कहां आएगी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगी, बराबर है। नेक्स्ट है रेंट ऑफ प्लांट। प्लांट कहां होता है, फैक्ट्री में होता है, उसका रेंट पे करना है। तो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्टली है, बराबर ना, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा वो। तो कहां पे आएगा आप लोग का, वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री के अंदर आएगा, बराबर है। इसको कलर चेंज कर थोड़ा मैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है सेल्स ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है लेकिन उसको आपने क्या कर दिए हैं, बेच दिए, यूज नहीं किए, मतलब यूज करते तो मतलब बोलता ना खर्चा, लेकिन उसको बेच दिया तो उसका खर्चा क्या हो जाएगा आप लोग का, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको बेचे है। ठीक है ना, तो ये आप लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसमें, रॉ मटेरियल में। ठीक है, उसके बाद लेते हैं हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट। आप लोग भाड़े पे लेके आ रहे हैं स्पेशल इक्विपमेंट। स्पेशल इक्विपमेंट मतलब उस इक्विपमेंट के बगैर वो प्रोडक्ट बन सकता नहीं है। तो ये कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट है, लेकिन कहां पे आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आप बोलेंगे सर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों, तो सिंपल सी बात है, ना तो वो मटेरियल है, मतलब रॉ मटेरियल कच्चा माल, प्रोडक्ट हम बोलेंगे हम लोग
मोमबत्ती बना रहे, तो मोमबत्ती के लिए कच्चा माल क्या रहेगा, मोम रहेगा और वो धागा रहेगा, बराबर ना। तो वो नहीं है, उसका मोल्ड हो सकता है या कोई स्पेशल इक्विपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले रहे हैं, लेबर तो है नहीं, मजदूरी तो है नहीं, इसलिए। नेक्स्ट है ऑफिस रेंट। तो ऑफिस कहाँ पे आता है हम लोग का, सिंपल सी बात है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, उसको खरीद रहे आप लोग, तो सिंपल सी बात है वो आपका एक्सपेंस है, तो कहाँ पे आएगा, रॉ मटेरियल में आएगा। ये रॉ मटेरियल में प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा, और ये सब बाकी सब जितने भी लिख रहा हूं मैं नॉर्मल रॉ मटेरियल का पार्ट ही है, मतलब उसमें ऐड होंगे। खाली जो माइनस रहेगा ना उसको स्पेशली मेंशन करने का। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब रॉ मटेरियल लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का बोल सकते हैं आप लोग, बराबर है। तो ये भी क्या आएगा, रॉ मटेरियल में ऐड होगा। फिर आता है आप लोग का इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल है लेकिन इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल मोस्टली कहाँ यूज होता है, अब लिखा नहीं कि वो फैक्ट्री का है कि ऑफिस का है कि तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो आप लोग कहाँ कंसिडर करेंगे उसको, फैक्ट्री का ही कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो उसको आएगा आप लोग का वर्क ओवरहेड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल है लेकिन उसका इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, तो ये रॉ मटेरियल है तो हम लोग उसको डायरेक्ट में ले देते हैं। अब उसका इंश्योरेंस निकाल रहे हैं तो उसके इंश्योरेंस के बगैर क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट पे बनने पे कोई असर आने वाला नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, तो इसको हम लोग कहाँ लेंगे, फैक्ट्री में ही लेंगे, लेकिन वर्क ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट में चले जाएगा वो। उसके बाद है कंप्यूटर, इंश्योरेंस प्रीमियम कंप्यूटर कहाँ होता है, ऑफिस में, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम डिलीवरी में, डिलीवरी मतलब प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, तो कब होता है प्रोडक्ट डिलीवर, सेलिंग के बाद, सेलिंग करने के बाद, तो इसलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये रॉ मटेरियल का ही पार्ट है आप लोग का, क्योंकि रॉ मटेरियल का पिछले मतलब ना पिछले कल का बचा हुआ रॉ मटेरियल है वो, तो सिंपल से बताए आज उसको आप इस्तेमाल करने वाले हो तो आपके रॉ मटेरियल में ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मतलब आज आपको इस्तेमाल नहीं करने वाले क्योंकि वो आपका बच गया है, तो आज के कॉस्टिंग में वो नहीं आएगा क्योंकि वो बच गया, उसको आज के कॉस्ट में लेंगे नहीं, ठीक है, इसलिए माइनस करते हैं। सेल ऑफ स्क्रैप, फैक्ट्री चला रहे आप लोग, फैक्ट्री में कुछ भंगार निकला उसको आपने बेच दिया, तो सिंपल सी बात है फैक्ट्री स्क्रैप लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। किस में माइनस कर लेंगे, तुम्हारा वर्क ओवरहेड, क्योंकि आप उसको बेच रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंसेस की बात करें तो सब प्लस ही होने वाला है, लेकिन ये बेच रहे मतलब आपने कमा लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड, आउट मतलब आपका माल जाने वाला है, मतलब ले जाने का खर्चा, तो आउटवर्ड हम लोग यूज करते थे, तो वहां पे आएगा आप लोग का, वो कहाँ पे आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कंपनी से मतलब कंपनी से माल कब जाता है, जब हम लोग उसको सेल करते हैं, इसलिए आउटवर्ड मतलब आप लोग का जाने का, तो जाने का मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन आप लोग कहाँ यूज करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। कंप्यूटर कहाँ होता है आप लोग का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर तो असट से, तो कॉस्ट शीट में नहीं आएगा वो, उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन है, तो बोलो समझेंगे सर कंप्यूटर ऑफिस में आता है तो कंप्यूटर खरीद के लाए तो वो भी लेंगे, कंप्यूटर खरीद के लाएंगे तो डिलीवरी खरीदेंगे तो उसकी एंट्री कॉस्ट शीट में नहीं आएगी वो, क्योंकि वो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग एक्सपेंस नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए उसको हम लोग नहीं लेंगे। अगर आपने कंप्यूटर खरीदे, कोई एसेट खरीदे तो उसका खर्चा कॉस्ट शीट में नहीं आता, हाँ याद रखना। अभी इसका डेप्रिसिएशन है इसलिए हम लोग ले रहे हैं। सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ को सैलरी दी मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। सैलरीज टू ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ होती है, ज्यादातर फैक्ट्री से होती है, बराबर ना, फैक्ट्री के लिए किया जाता है, तो ये आप लोग का वर्क ओवरहेड में आएगा। उसके बाद है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अब ये दोनों जब कहाँ पे आते हैं आप लोग का, याद रखना ये भी वर्क ओवरहेड में ही आता है, ठीक है ना, किसमें आता है, वर्क ओवरहेड में। ये वाला क्या होगा आप लोग का प्लस और ये वाला क्या होगा माइनस, कब करने का, लेकिन ये वर्क ओवरहेड का पूरा पार्ट मतलब फैक्ट्री वर्क ओवरहेड का पूरा पार्ट होने के बाद, फैक्ट्री ओवरहेड का पूरा पार्ट होने के बाद करने का, मतलब पूरा कैलकुलेशन हो जाए फैक्ट्री ओवरहेड का, मतलब सब चीजें उसकी लिख लो, उसके बाद ओपनिंग लिखने का वर्किंग प्रोसेस, उसमें से माइनस करने का क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। उसके बाद आता है ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर हम लोग को क्यों लगता है, हम लोग का प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस, अब सिंपल सी बात है डायरेक्ट वेजेस है तो क्या आप लिखो कहाँ आएगा आप लोग का, डायरेक्ट वेजेस में आएगा दोनों पार्ट, क्योंकि स्केल्ड हो जाए नहीं छोड़ो, अब प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली लग रहा है तो आप लोग कहाँ लेंगे, उसको डायरेक्ट वेजेस लिखा ही हुआ है। उसके बाद कैटलॉग, कैटलॉग हम लोग क्यों देते हैं लोगों को, प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्योंकि बिकेगा तो मतलब देखेंगे तभी तो बिकेगा, तो इसलिए वो कहाँ पे आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है आप लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अब ये दो चीजें हैं, दोनों फिनिश गुड का पार्ट है। फिनिश गुड कब आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद, ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस और माइनस होता है, हेडिंग मिलती है फिनिश गुड्स, ठीक है। अब आता है लास्ट में रिपेयर्स टू डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन आप रिपेयर करेंगे, डिलीवरी वैन कहाँ पे आप लोग की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होती है, तो उसको हम लोग वहां लेंगे। सब चीजें हो गई, ऐसा कोई कंटेंट नहीं था जिसमें जो इसमें लेना नहीं है, मतलब ऐसा पिछले क्वेश्चन में था कि 4-5 ऐसे कंटेंट थे जो हम लोग को कॉस्ट शीट में नहीं लेना होता है, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आता है, इसलिए हम लोग ध्यान देने का, बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग को इग्नोर करना रहता है।
अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स के ऊपर। क्या लिखा है देखो, कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी टू बी अपॉर्चन बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशो 1:9। इसको बांटना है, कौन से रेशो में बांटना है, 1:9 के। तो 1:9 के रेशो में बांटना है। पहले मैं इसको हटा लेता हूं आप लोग के लिए। किसको बांटना है, कॉर्पोरेट मैनेजर की सैलरी को। देख लो आप लोग, कॉर्पोरेट मैनेजर की सैलरी कितनी जरा देखो, कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी कितनी है, 11,10,000। सॉरी यहां लिखने तो मुझे वहां लिख दिया मैंने, 11,10,000 बराबर है। अब इसको आप लोग को बांटना है, कौन से रेशो में बांटना लिखा देखो, यहां पे लिखा है 1:9। 1:9। एक हिस्सा फैक्ट्री का है और 9 हिस्से किसके हैं, ऑफिस के हैं, बराबर है। तो जो भी अमाउंट है उसको हम लोग कैलकुलेटर में लेंगे, 11,10,000 मल्टीप्लाई बाय, बराबर है 11,10,000 बराबर है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कितना है आप लोग का, फैक्ट्री का कितना हिस्सा है, 1, और टोटल कितने हिस्से हैं, 1 + 9 कितने होते हैं, 10। तो आ जाएगा आप लोग का 1,11,000। 1,11,000 और बचा हुआ उसमें चले जाएगा, तो माइनस कर लेंगे हम लोग, या मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, 11,10,000। तो आता है 9,99,000। ठीक है। अब बोलेंगे सर आपने मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10 क्यों करे, तो याद रखना कि टोटल मिला के 1 + 9 कितना होता है, 10। 10 में से 1 इसका है, 9 इसका है, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10, फिर इसका निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 10। ये आप लोग इसमें से ये माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, ऐसा आप लोग को करना वैसा। तो ये आप लोग यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, यहाँ पे कि आप लोग को इसको सॉल्व करना है, ध्यान देना है एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, वर्क ओवर्ड में भी आएगा ना, क्योंकि फैक्ट्री है वो, तो फैक्ट्री मतलब वर्क ओवर्ड में भी उसकी पोस्टिंग आने वाली है, और मैंने उसको मार्किंग भी कर लिया ताकि पोस्टिंग के टाइम पे ध्यान दूँ। उसके बाद लिखा है सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 120% है, तो अभी हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने क्या बोलते हैं लास्ट में आएगा, सेलिंग प्राइस तो उसको हम लोग लास्ट में लेंगे, अभी नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सब में पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग की क्वेश्चन बना के रखे हमने, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का ए, बराबर है, जिसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या जरा देख लो आप लोग, देखने दो फटाफट। डायरेक्ट मटेरियल मतलब डीएम कहाँ लिखा देखते रहो आप लोग। मैंने रॉ मटेरियल लिख दिया हूँ, डायरेक्ट मटेरियल लिखना चाहिए, यहाँ पे गलती किया मैंने। तो डायरेक्ट मटेरियल में देखो ये सेल है, ये वाला पार्ट बेचे हैं, तो माइनस करने वाला है, तो माइनस करने वाला हम लोग लास्ट में लेंगे। मैंने रॉ मटेरियल गलती से लिख देना, ये आप लोग ध्यान देना, इसको डायरेक्ट मटेरियल लिखना था हम लोग को, डायरेक्ट मटेरियल। तो देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल में पहले ओपनिंग लिखते हैं हम लोग, याद रखना हमेशा। तो ओपनिंग डायरेक्ट मटेरियल किधर है आप लोग का, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 78,175। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 78,175 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, पूरा लिखना है आप लोग को, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक। फिर उसके बाद आता है उसका परचेस लिखना रहता है हम लोग को। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस आप लोग का यहाँ पे था, तो आप लोग का कितना है परचेस, 4,85,230। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 4,85,230। ये क्या था, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, बराबर है। तो वो मेंशन कर ले रहा हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं रॉ मटेरियल के लिए, आप लोग शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता है इसलिए मैं कर रहा हूं। ये परचेस ऑफ रॉ मटेरियल भी आप लोग का हो गया। रॉ मटेरियल में देखो और क्या है, कैरेज इनवर्ड, वो कितना है 24,325। तो 24,325 का था वो, कैरेज इनवर्ड। ठीक है, उसके बाद 3 चीजें हो गई रॉ मटेरियल की, और रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल, मैंने गलती से रॉ मटेरियल लिखा हूं, अभी ये एक बचा हुआ है, और डायरेक्ट मटेरियल में देखो और क्या क्या बचा है, क्लोजिंग स्टॉक बचा है और ये बचा है 2, और रॉ मटेरियल में कुछ नहीं है। चलो देखते हैं अब पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसका क्लोजिंग सेल्स ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल कितना है, वो 8,500। तो 8,500 ये लिख देंगे हम लोग, सेल्स ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, और फिर क्या था आप लोग का, लेस क्लोजिंग स्टॉक।
ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना ज़्यादा देखो आप लोग का, ये मैंने इसका पोस्टिंग कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक का भी पोस्टिंग कर देता हूँ मैं। कितना है 76,230, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 76,230। तो ये आ गया आप लोग का इसका। इसको माइनस करना है तो कहाँ रखेंगे आप लोग, ब्रैकेट में लिखेंगे आप। चलिए अब इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग और देख लेते हैं कितना आता है। आ गया इसका 5,03,000 बराबर है। तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल सॉल्व। बी पे लेंगे हम लोग डायरेक्ट वेजेस बराबर है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, डायरेक्ट वेजेस। ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया हम लोग का। अब डायरेक्ट वेजेस हम लोग को यहाँ पे इधर ही दिया था डायरेक्टली, स्किल्ड और अनस्किल्ड बराबर है। तो जरा इसका अमाउंट देख लीजिए आप लोग, 3,15,000 और अनस्किल्ड का कितना है 1,24,500 बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। कितना कितना अमाउंट दिया था देख लो आप लोग, 3,15,500, 1,24,500। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 3,15,500 और 1,24,500। इसकी टोटल कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग आ जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग 3,15,500, 1,24,500, तो आ गया 4,40,000। ये आ गया आप लोग का 4,40,000। ये हो गया आप लोग का डायरेक्ट वेजेस। उसके बाद आता है सी, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कभी कभार डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया होता है तो हम लोग लिख के डैश कर सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है। फिर दो ही चीजें रहेगी प्राइम कॉस्ट में, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। ठीक है ना। यहाँ पे देखना, ध्यान देना, मैंने गलती कर लिया था, डायरेक्ट हम लेंगे डायरेक्ट मटेरियल के बदले मैंने रॉ मटेरियल लिख दिया था, तो आप लोग उसको डायरेक्ट मटेरियल ही लिखना, हाँ ध्यान देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। डायरेक्ट एक्सपेंस में एक ही चीज थी, क्या था, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट 57,000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं करता क्योंकि एक ही चीज है तो मैं डायरेक्टली आउटर में ले लूंगा। हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, ठीक है, कितना था उसका 57,000। तो ये मैं मेंशन कर दिया। तीनों चीज आ गई, मतलब तीनों का हम लोग को क्या करना है, टोटल करना है। तो ये हो गया 4,40,000 था, 5,03,000 था और ये 57,000। तो सब मिला के हो जाता है 10 लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, डी में आ गया आप लोग का प्राइम कॉस्ट। कितना आ गया आप लोग का प्राइम कॉस्ट, 10 लाख बराबर है। इसको बोलेंगे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिला के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब प्राइम कॉस्ट आ गया, मतलब आप लोग का प्रोडक्ट रेडी हो गया, प्रोडक्ट का मेन कॉस्ट था वो आप लोग का कंप्लीट हो गया। आप प्रोडक्ट कहाँ बनता है, फैक्ट्री में, तो उसके खर्चे आप लोग को लेना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क ओवरहेड्स। क्योंकि ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ओवरहेड्स बोलते हैं। याद रखना, स्पेलिंग में गलती कर दिया मैंने शायद, ठीक है, वर्क ओवरहेड्स। अब वर्क ओवरहेड में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। हाँ चलिए अब देखिए वर्क ओवरहेड में क्या क्या है। पहले देखो कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी भी था, कितना 11,10,000, लेकिन उसका हम लोग कितना परसेंट लेना था, सिर्फ ये आप लोग का एक हिस्सा। तो हम लोग लिख लेंगे कॉर्पोरेट मैनेजर्स सैलरी 1,11,000 बराबर है। चलिए उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट। ये हो गया आप लोग का, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बाकी है, इसमें ये वाला पार्ट हुआ है खाली, ये वाला। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग का रेंट ऑफ प्लांट, तो ये भी वर्क ओवरहेड में है 1,27,500, 1,27,500 क्या है वो, रेंट ऑफ प्लांट।
उसके बाद है नेक्स्ट, देखिए बहुत सिंपल है, बस खाली आप लोग को थोड़ा सोचना है कि वो किस चीज का है, उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना जरूरी है। हाँ, एक चीज मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि कॉमर्स स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट हो, वो राइटिंग में प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, पिछला क्वेश्चन कराया था, टेक्स्ट बुक बंद करो या सिर्फ सॉल्यूशन मत देखो, पूरा के पूरा एकदम ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन को लेके अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे लिख के, तब तक आपको एग्जाम में लिखने या प्रेजेंटेशन करने नहीं आएगा। हमेशा याद रखना कि उसको लिख के ही प्रैक्टिस करना है। आप लोग सोचेंगे ओरली मुझे आ गया है, तो गलत फहमी आप लोग को ध्यान में बैठेगा नहीं। आप लोग को जरूरी है कि आप उसको राइट डाउन जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब ये दो हो गया हम लोग का, क्या लिखा मैंने, सॉरी ये दो चीजें हैं और क्या करना मैंने अभी, हाँ रेंट ऑफ प्लांट 2 हो गया। अभी ये आप लोग का और क्या है वर्कआउट में, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है, इनडायरेक्ट मटेरियल आप लोग का 2,35,600। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 2,35,600। ये क्या था आप लोग का, इनडायरेक्ट मटेरियल, बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्या है आप लोग का, वो देखिए, इनडायरेक्ट मटेरियल की पोस्टिंग हो गई। अब वर्कआउट में और क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 22,600। तो 22,600 बराबर है, क्या था वो, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, बराबर ना, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना, आप लोग पूरा अच्छी डिटेल में लिखना। नेक्स्ट है आप लोग का कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर इधर नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग वर्कआउट, क्या लिखा है, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। अब ये बाकी रखता हूं मैं क्योंकि ये बाद में लूंगा, क्योंकि ये क्या है आप लोग का माइनस करना है फैक्ट आपको वर्कआउट में से, बराबर ना, तो उसको लास्ट में करते हैं हम लोग। और क्या क्या देखो वर्कआउट में, यहाँ पे सैलरीज टू ड्राइंग एंड डिजाइनिंग कितना है, 1,85,700, 1,85,700। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सैलरीज टू ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, ये हो गया आप लोग का 1,87,500। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वो कब करते हैं हम लोग, एकदम लास्ट में करते, स्क्रैप माइनस करने की भी बात भी है। और देखते हैं हम लोग वर्कआउट में और कुछ बचा है क्या, नहीं सब चीज हो गई है, खाली ये 3 चीज बची है, क्या, वर्क इन प्रोग्रेस और आपका ये वाला फैक्ट्री स्क्रैप, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री स्क्रैप आप माइनस कर लेते हैं, तो लेस सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, बराबर है। फैक्ट्री स्क्रैप देखो कितना दिया आप लोग का, 16,800। उसको माइनस करना है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 16,800, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस, बराबर है। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं वर्क इन प्रोग्रेस। उसमें क्या करना रहता है हम लोग को, वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग स्टॉक प्लस करना रहता है, क्लोजिंग क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है, बस इतना ही है। तो ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP, बराबर है। अब देखते हैं हम लोग ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस हम लोग का कितना है, 94,300, बराबर है, और क्लोजिंग है 96,500। तो लिख लेते हैं हम लोग 94,300 और दूसरा था आप लोग का 96,500, 96,500। इसको माइनस करना है तो ब्रैकेट में लिखना है, इसको भी माइनस करना तो क्या लिखता हूं मैं, ब्रैकेट में लिखता हूं, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको टोटल कर लीजिए कितना आता देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टोटल करना। इसका टोटल आ गया आप लोग का 6,63,400। ये हो गया आप लोग का टोटल वर्क ओवरहेड, कितना आ गया 6,63,400, बराबर है। अब इसको क्या करना है, पुराने में से आप लोग को प्लस करना है। पुराने मतलब वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के खर्चे भी आ गए। फैक्ट्री के खर्चे कितने हैं, 6,63,400।
अब उसको क्या करना है, प्राइम कॉस्ट में, जो मतलब प्रोडक्ट का डायरेक्ट कॉस्ट था उसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हो जाएगा आप लोग का 16,63,400 बराबर है। ये दो कॉस्ट मिला दिया आपने, तो आप लोग को ई के बाद एफ आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे वर्क कॉस्ट बराबर है। वर्क कॉस्ट आ गया आप लोग का 16,63,400। अब वर्क कॉस्ट आने के बाद ये आप लोग का 16,63 आ गया। वर्क के बाद आप लोग का मतलब वर्क मतलब फैक्ट्री। अब फैक्ट्री के बाद आपका प्रोडक्ट कौन सा कॉस्ट ऐड करता है आप लोग उसमें, ऑफिस का, क्योंकि फैक्ट्री के बाद आप लोग का ऑफिस का काम शुरू होता है बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एफ के बाद जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, अब एक्स्ट्रा खर्चे किसके आ रहे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के। एक्स्ट्रा मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम लोग हेडिंग क्या लिखेंगे उसके लिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। डायरेक्ट होगा तो बाहर लिख दूंगा, लेकिन इस पे भी मल्टीपल चीजें थी, ओ एंड ए हम लोगों ने लिखे थे बराबर ना। तो आप देखते क्या क्या है उसमें। सबसे पहले है कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी बराबर है, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी। अब देखिए कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी कितनी थी हम लोग की, हम लोग ने लिखे थे, मेंशन किए थे, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिए थे, कितना था 9,99,000। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 9,99,000, सॉरी ये आ गया आप लोग का कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी। उसके बाद क्या था आप लोग का, ये हो गया फिनिश। ऑफिस रेंट का अमाउंट कितना है 84,700, तो 84,700 इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या है हम लोग का ये ऑफिस रेंट। अब आते हैं आगे, ऑफिस रेंट के बाद आप लोग का ऑफिस एक्सपेंसेस, वो है 41,000 ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना है 41,000। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस होने के बाद आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। क्या लिखा है देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ कंप्यूटर 12,700, तो 12,700 इंश्योरेंस ऑफ कंप्यूटर। आप लोग पूरा डिटेल में लिखना, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख के, टाइम वेस्ट होता है लिखने में, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप लोग पूरा लिखना, और वीडियो थोड़ा लंबा होता है इसलिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर, फिर क्या लिखा है, इंश्योरेंस डिलीवरी इवेंट, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, यहां नहीं आएगा। अब ये सब चीजें हो गई आप लोग की। नेक्स्ट क्या आप लोग का कैरी आउटवर्ड, नहीं इसमें नहीं आएगा, इसमें डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर। ठीक है ना, कंप्यूटर का डेप्रीशिएशन कितना दिया था देखो 87,300, यहां पे लिख देते हैं हम लोग 87,300। क्या है उसका, डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर्स। ठीक है, अब देखो कितना दिया हुआ है डेप्रीशिएशन कंप्यूटर 87,300, तो ये हो गया हम लोग का डेप्रीशिएशन कंप्यूटर फिनिश यहाँ पे। उसके बाद लिखा है सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, वो कितना है 1,15,300, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो अमाउंट लिख दो पहले 1,15,300। क्या था वो, सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 1,15,300 ले लिया आपने बराबर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आप लोग देखेंगे, ये कॉमा डालने में प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा बोर्ड पे, क्योंकि ये थोड़ा पॉइंट इसका बारीक नहीं रहता है। ये आ गया आप लोग का सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। उसके बाद क्या था, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ब्रांड एम्बेसडर तो उसमें आएगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव और कोई बचता है क्या, नहीं बचता है, सब चीज हो गई फिनिश बराबर है। अब हम लोग उसका टोटल कर लेते हैं। अब इसका टोटल करें तो 13,40,000 आ रहा है, 13,40,000। तो ये आ गया आप लोग का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 13,40,000, मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे आप लोग के 13,40,000 है। तो आप लोग के पुराने खर्चे में क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। पुराने का नाम क्या था आप लोग का, वर्क कॉस्ट बराबर। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करना भूल गया, वर्क कॉस्ट कैसे आया था आप लोग का, प्राइम कॉस्ट मतलब डी प्लस ई, वर्क ओवरहेड उसमें प्लस करता आपने तो आया था बराबर है। अब निकालेंगे हम लोग जी के बाद एच,
क्लियर है क्या? अब एच पे जो आएगा हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और याद रखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी बता रहा हूं मैं आप लोग को, इसलिए बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन करते रहो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में भी और लॉजिकल सेंस में भी। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है? आप लोग का जो आप लोग का वर्क ओवरहेड था, मतलब ये वाला वर्क, सॉरी वर्क कॉस्ट जो था, मतलब आप लोग का एफ, और उसमें आप लोग ये जी मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव को प्लस कर देंगे। मतलब ये आप लोग का वर्क कॉस्ट जो ऐड करते करते सम अप होके यहाँ पे आया था, उसमें अभी जो नया कॉस्ट है उसमें क्या कर लेंगे आप, उसको ऐड कर लेंगे। तो 13,40,000 प्लस ये क्या था आप लोग का 16,63,400, तो होता है आप लोग का 30,03,400। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग 30,03,400, ये 440 है, 400, ठीक है। तो आगे आप लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अब आप लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, मतलब प्रोडक्ट आप लोग का रेडी हो गया, बराबर है। अब प्रोडक्शन होने के बाद आप लोग को दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। अब सर बोलेंगे सर ऑफिस का खर्चा प्रोडक्शन में क्यों डाले? तो जनरली ऑफिस इंडिपेंडेंटली काम कुछ नहीं कर सकता है, वो फैक्ट्री में जो चीज बन रही है उसके लिए ही काम करता है, उसका अकाउंटिंग करना वो करना, इसलिए उसको भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही काउंट किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। तो चलिए अब ये बात ध्यान में रखिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद आप लोग को प्रोडक्ट बनने के बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें रहती, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया तो अब उस पर बोलते ना पुराना स्टॉक जो बचा होगा फिनिश गुड्स, उसको ओपनिंग को प्लस करना है, क्योंकि जो बचा होगा वो आप अभी आज के दिन उसको इस्तेमाल करोगे, और आज के दिन जो आज के दिन के एंड पे जो आज बच जाएगा, कल जो बचा रहेगा वो आज इस्तेमाल होगा, आज जो बच जाएगा आज इस्तेमाल लेगा ना, वो कल इस्तेमाल होगा, तो आज के कॉस्ट में से उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं, इसलिए ध्यान देने का। तो इसमें दो चीजें आती हैं, एच के बाद आई, बहुत लोग इसको आई और जे भी लिखते हैं, अभी मैं एक ही साथ लिख रहा हूं उसको, ठीक है ना। तो आई और जे, आई में क्या है आपको प्लस करना है ओपनिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। अब आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि फिनिश गुड्स की हेडिंग लिखो और उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग लिखो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। मैं अभी ऐसा लिख रहा हूं थोड़ा अलग, ओपनिंग फिनिश गुड्स, और उसमें से माइनस करना है कि आप लोग को क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। अभी आप लोग को ढूंढना है कि कहां रहेगा ये। कभी कभार कोई कोई क्वेश्चन में फिनिश गुड्स नहीं दिया होता तो फिर इसको इग्नोर कर देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था ओपनिंग फिनिश गुड और क्लोजिंग फिनिश गुड, ये रहा और ये रहा। ओपनिंग फिनिश गुड अगर आप लोग देखेंगे तो 6,40,000 और ये 7,50,000, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 6,40,000 और 7,50,000। ये 7,50,000 जो है ये माइनस करना है आप लोग को, क्योंकि ये आप लोग का क्लोजिंग है, आप लोग इसको यूज नहीं करें, बराबर। इसके आने के बाद जे के बाद आप लोग का के, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कैसे आएगा, जो आप लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था मतलब एच, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करें मतलब आई फिनिश गुड का, और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड का क्या करें आपने माइनस करें, मतलब एच प्लस आई माइनस जे। अब वो हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो आप लोग का आ गया 28,93,400, तो 28,93,400 ये आ गया आप लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, अब सिंपल सी बात है, सेल करने के लिए गुड्स रेडी हो गया है। अब जो गुड्स आप लोग बेचेंगे उस पे ही आप लोग को क्या लगेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो जी एल क्या लिखेंगे आप लोग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल थे, हम लोग ध्यान देंगे क्या क्या है, जरा देखो एक एक करके। सब में पहले था आप लोग का कॉर्पोरेट मैनेजर तो हो गया आप लोग का, यहाँ पे देखेंगे आप लोग इस पे टिक नहीं है, इस पे टिक नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ डिलीवरी वैन 11,500, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इंश्योरेंस ऑफ डिलीवरी वैन 11,500। चलिए उसके बाद क्या है जरा देखो, ये है कैरेज आउटवर्ड, वो कितना है आप लोग का 1,10,000, तो वो लिख देते हैं हम लोग कैरेज आउटवर्ड,
1,10,000। ठीक है, कैरी आउटवर्ड के बाद अब आगे बढ़ते हैं। डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वैन, वो है आप लोग का 28,000। तो लिख लेते हैं हम लोग डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितना है वो 28,000। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा अमाउंट बराबर नहीं बना, उसको बराबर बनाते हैं 28,000। चलिए अब यहाँ पे सब लाइन से मार्किंग करते हैं। आप लोग यहाँ पे आ गया आप लोग का ब्रांड एम्बेसडर रेम्यूनरेशन 4,80,000, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर आपको लगेगा बेचने के लिए लगेगा, तो सेलिंग के ही कॉस्ट में आएगा वो। ब्रांड कितना है 4,80,000। हैवी पेमेंट कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर को, क्योंकि वो ज़्यादा ही पैसा लेता है। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर के बाद आप लोग का क्या था, और कुछ बचा है क्या आप लोग का? या कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग 57,500। तो लिख देंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग 57,500। ये होगा कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग। कैटलॉग प्रिंटिंग के बाद लास्ट में आएगा रिपेयर्स टू डिलीवरी वैन, वो कितना है 35,500। इसका भी अमाउंट चेक कर लेते एक बार, कितना था 57,500। तो मैंने बराबर लिखा ना, हाँ। तो रिपेयर्स टू डिलीवरी वैन कितना है 35,500। एकदम मस्का, एकदम सिंपल, एकदम इजी। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप लोग को बहुत इजी लगेगा। अब आगे हम लोग के टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब इसके हम लोग टोटल कर लेते हैं। ठीक है, इसका टोटल आता है आप लोग का 7,22,500। ये आ गया आप लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मतलब अब ये नया वर्ड आ गया, तो पुराने कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। पुराने कॉस्ट का नाम क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पे लिख लेंगे जी एल के बाद एम, ABCD भी आना चाहिए। इसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब वो कैसे आया आप लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स, आप लोग का के मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में प्लस करे आपने क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो प्लस करेंगे आप लोग 28,93,400। तो आप लोग का आ गया 36,15,900। तो 36,15,900 ये आ गया आप लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद ही वो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग की, जो आप लोग को पढ़ना है। बराबर है। अब इसके बाद आता है आप लोग का प्रॉफिट। कभी कभार लॉस भी आ सकता है, अगर याद रखना प्रॉफिट है कॉस्ट के अंदर तो प्रॉफिट प्लस होता है, और अगर लॉस हो तो क्या करेंगे आप लोग को माइनस करेंगे, तो सिंपल सा रहता है। बराबर है। उसके बाद आएगा आप लोग का सेलिंग प्राइस। बराबर है। तो आप लोग उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, क्योंकि यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे सेल्स। ठीक है। अब सेल्स के बारे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 120% ऑफ कॉस्ट। अब कौन सा कॉस्ट, याद रखना कॉस्ट ऑफ सेल्स का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा देखो सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का 120% निकालने का है। अब कॉस्ट प्राइस आप लोग का देखो कैसा है, तो आप लोग का आ गया 43,39,080, 43,39,080 बराबर है। ये कैसे आया, एकदम सिंपल। इसका कितना निकालने बोला है, 120%। किसका, कॉस्ट का।
तो डायरेक्टली निकल गया। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी था, तो वो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं बार बार ना हर चीज इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट क्या करते हैं, एक एक चीज को छोड़ देते हैं। तो वीडियो में जो इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ थोड़ा आप लोग मजे से थोड़ा भगा के देख लो, अगर आप लोग को थोड़ा बोलते ना रिलेवेंट लग रहा है या आप लोग को लग रहा है कि आपको आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन जरूर करो, ठीक है ना। वही आप लोग को मिस्टेक कर सकता है, वही आपके मार्क्स में डिफर कर सकता है, मतलब बोलते ना चेंजेस ला सकता है। ये तो आप लोग आउट ऑफ एकदम बोलते ना सिंपल है लेके आना। अब इसमें से क्या करना है आप लोग को, ये 36,15,000 माइनस करना है। 36,15,900 माइनस कर लेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, मतलब ये दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। तो 7,23,180, तो 7,23,180 ये आप लोग का क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आ गया आप लोग का बैलेंसिंग, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बराबर ना। वैसे ये दोनों को ऐड करके आना होता है, तो ये दोनों को माइनस करके ये आ जाएगा। तो ये आ गया आप लोग का प्रॉफिट। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब कॉस्ट शीट बहुत लोगों को लगेगा सर ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जब अगर कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप लोग को अगर सेल्स प्राइस रखना है, सेलिंग प्राइस रखना है उसका, तो सिंपल सी बात है आप लोग को उसके हर एक कॉस्ट पता होना चाहिए स्टार्टिंग से लेके। जैसे अभी एग्जांपल मैंने आप लोग को बताया था कि आप एक पेन बना रहे, तो पेन में आपने पहले क्या यूज कर लेंगे, प्लास्टिक, बराबर है, और उसके अंदर इंक, उसके अंदर निब बारीक सी, बराबर ना। तो वो सब क्या आ जाएगा आप लोग का, डायरेक्ट मेटल में आ जाएगा, बराबर ना। अब उसमें पुराना स्टॉक बचा हुआ तो आप लोग आज के या ये पीरियड में ये वक्त में इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि वो पिछले वक्त का रहेगा तो बच गया था, तो पिछले में इस्तेमाल नहीं हुआ, ये में इस्तेमाल होगा, तो इसमें इसकी कॉस्ट में उसको लेंगे, तो हमने इसलिए लिए। फिर और खरीद के ला रहेंगे, फिर उसको लाने का खर्चा दिए होंगे, कुछ डिफेक्टिव निकल गया तो उसको बेच देंगे, तो पैसा बोलते हैं पैसा मिला रहेगा, तो वो आप लोग उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि आप लोग को वो पैसा मिल गया है। अब ठीक है, नेक्स्ट डिटेक्टिव दिख रहा है, डिफेक्टिव एफ बनाना। नेक्स्ट क्या रहेगा फिर, क्लोजिंग स्टॉक, जो आप लोग ये वक्त में, मतलब आज का समझो एक दिन का निकाला तो एक दिन का, एक हफ्ते का निकाला हफ्ते का, तो हफ्ते के एंड पे अगर हफ्ते का निकाले तो हफ्ते के एंड पे जो बच गया, जो आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करे रॉ मटेरियल, वो बच गया, तो अगले हफ्ते में इस्तेमाल होगा, ये हफ्ते में नहीं हो, इसलिए उसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो ये आ गया। फिर उसके ऊपर जो लेबर डायरेक्ट जो उस पर काम करा होगा बनाने में, उसको ज्वाइन वगैरह, तो डायरेक्ट लेबर उसमें स्किल्ड हो सकते हैं, तो उसका आ गया। फिर आएगा हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर वो पेन बनाने के लिए स्पेशल कुछ बोलते ना उसके मोल्ड या कुछ उसके बोलते ना उसके ब्रांडिंग या कुछ करने के लिए लगा होगा, तो सिंपल सी बात है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे हम लोग, क्योंकि उसके बगैर वो प्रोडक्ट रेडी नहीं हो सकता है। सब मिला लिया तो प्राइम कॉस्ट आ गया, मतलब प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट का ही बोलते हैं उसको। अब आते हैं इनडायरेक्ट पार्ट पे। इनडायरेक्ट पार्ट में मेनली 3 चीजें हैं, कभी कभार यहाँ पे आप लोग को अलग अलग चीजें आती हैं। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया था आपको कि पिछले वीडियो में और पहले वीडियो में बताया था कि कभी कभार क्वालिटी कंट्रोल जो कॉस्ट रहता है वो भी रहता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी रहता है, लेकिन 99% अभी तक कोई भी क्वेश्चन हमेशा कभी क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए आप लोग के सिलेबस में नहीं है, तो मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फैक्ट्री के ओवरहेड निकाल के पुराने कॉस्ट में ऐड कर लेने का है, उसके बाद ऑफिस के निकालना है, फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। खाली यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद ओपनिंग फिनिश गुड और क्लोजिंग फिनिश आपको जरूर सॉल्व करना है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब हर एक यूनिट का कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो कॉलम्स वहाँ पे आप लोग के 3 बनाना पड़ेंगे हम लोग को, कभी कभार 2 बनाना पड़ते हैं, कभी कभार 3, तो मोस्टली मैं 3 कॉलम ही बना के आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके अंदर क्या लॉजिक है, कैसे हम लोग को इस्तेमाल करेंगे, कैसे किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड करेंगे, या कैसे हम लोग फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के प्रॉफिट, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर करके बताएं, कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोग को कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट में वो भी करके बताएं, कुछ डाउट है वो भी कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक भी करिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग लाइक कमेंट करेंगे उतना मुझे इंकरेजमेंट ज़्यादा मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।